गुड इवनिंग टू ऑल। दिस इज प्रतिमा सिंह एंड वेलकम बैक टू पोलपाथ। जो लोग नए जुड़े हैं उन सभी को बता दें कि यहाँ पर टीजीटी पीजीटी का पॉलिटिकल साइंस का फुल कोर्स कराया जा रहा है और अपलोडेड क्लासेस के थ्रू आप सारी वीडियोस यानी कि पूरा कोर्स अवेल कर सकते हैं। कोर्स वीडियो प्लेलिस्ट के नाम से ये प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में लगी हुई है और चैनल पे विजिट करके भी आप इसे अवेल कर सकते हैं। साथ में बहुत सारी प्रैक्टिसेस लगी हैं, उनको आप अवेल करें और वहां से अपनी प्रैक्टिस करें। मैं आपको अश्योर करती हूँ कि यदि आप टीजीटी पीजीटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर सारे वीडियोस और प्रैक्टिस को फॉलो कर लेंगे तो इससे बाहर कुछ भी जाने वाला नहीं है। विदाउट कोचिंग, विदाउट कुछ जो पेड कोर्स होते हैं उनके बिना भी आप यहाँ से प्रिपरेशन करके आप अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। तो चलिए देखेंगे, हम जो है आईआर पर डिस्कस कर रहे हैं। ये आईआर की क्लासेस चल रही हैं और इसमें हमने जो है आज का हमारा परासिता का सिद्धांत हमको पढ़ाना है। इसके पहले क्लासेस यदि आपने नहीं देखी हैं तो पहले वो जाकर के देख लीजिए, तभी आपको कंटिन्यूएशन में समझ में आएगा। वैसे ये सिद्धांत, परासिता का सिद्धांत, अलग अलग टॉपिक है, तो यहाँ पर भी आप पढ़ रहे हैं तो आपको समझ में आएगा क्योंकि ये एक न्यू टॉपिक है। परासिता का सिद्धांत, डिपेंडेंसी थ्योरी। इस सिद्धांत के प्रमुख विचारक जो है वालरस्टेन माने जाते हैं। जो परासिता का सिद्धांत है ये लैटिन अमेरिकी देश के ऊपर किए गए शोध का परिणाम है। तो अगर बात की जाती है कि किन देशों पर ये सिद्धांत बनाया गया या किन देशों पर शोध कर करके ये करने के बाद ये सिद्धांत जो है निकल करके आया है, तो जो लैटिन अमेरिकी देश थे उनके ऊपर शोध किया गया था, उसके बाद जो है ये सिद्धांत निकल के आता है। और ये परिणाम जो परासिता का सिद्धांत है, डिपेंडेंसी थ्योरी है, तो लैटिन अमेरिकी देशों के शोध का परिणाम आप मान सकते हैं। ठीक है, तो जो परासिता का सिद्धांत है मूल रूप से समीर अमीन और आंद्रे गुंडर फ्रैंक की रचना के आधार पर प्रभावी स्वरूप प्राप्त किया है। तो जो समीर अमीन और आंद्रे गुंडर फ्रैंक की रचना है उसी के आधार पर इसका स्वरूप जो है प्रभावी हुआ है, इसने प्रभावी स्वरूप को प्राप्त किया है। परासिता का सिद्धांत शोषण का कारण असमानता को मानता है। जो ये परासिता का सिद्धांत है ये मानता है कि शोषण का कारण क्या है, विनिमय असमानता को मानता है। जो विनिमय की प्रक्रिया है वो क्या है, असमान है, इसी को मानता है। परासिता का सिद्धांत अल्प विकास का कारण पूंजीवादी देशों की शोषण परक नीति को मानते हैं। ये मानते हैं कि जो अल्प विकास हुआ है कुछ देशों का, जो कि तीसरी दुनिया के ज्यादातर लोग कौन से हैं, तीसरी दुनिया के देश हैं, इनका अल्प विकास हुआ है। तो ये अल्प विकास का कारण पूंजीवादी देशों की शोषण परक नीति को मानते हैं, क्योंकि वो उनको किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई मेथड अपना करके उनका शोषण करते रहते हैं। तो उनका शोषण करेंगे, उनके रिसोर्सेस जो होंगे उनका शोषण करेंगे, इसलिए जो है तीसरी दुनिया के देश हैं जो कि गरीब देश हैं वो उनका विकास कम हो पाया है। अल्प विकास का कारण किसे मानते हैं, पूंजीवादी देशों को मानते हैं। परासिता का सिद्धांत तीसरी दुनिया के देशों के अविकसित, जो परासिता का सिद्धांत है ये तीसरी दुनिया को, जो तीसरी दुनिया के देश हैं तो इनको क्या है, अविकसित नहीं मानता है, इनको अल्प विकसित मानता है। और ये क्वेश्चन यहाँ से सीधा सीधा पुटअप किया जाता है कि जो तीसरी दुनिया के देश हैं उनको परासिता का सिद्धांत क्या मानता है, तो उनको परासिता का सिद्धांत अल्प विकसित मानता है, अविकसित नहीं मानता है। तो ये आप नोट कर लेंगे। और ये जो वालरस्टेन है ये प्रमुख विचारक माने जाते हैं। ये अमेरिकी समाजशास्त्री हैं वालरस्टेन महोदय, और साथ ही ये क्या है, मार्क्सवादी भी हैं। देखो इन विचारकों के अनुसार जो विश्व है तीन तरह की दुनिया में, यानी कि तीन तरह के समाज में डिवाइड है। कौन कौन सा, प्रथम दुनिया, यानी प्रथम दुनिया जो पूंजीवादी देश है उनको प्रथम दुनिया के रूप में दिया गया है। द्वितीय दुनिया समाजवादी देश हो गए, और तीसरी दुनिया अल्प विकसित देश है, ये आ जाते हैं इसके अंतर्गत। और जो वालरस्टेन है इन्होंने क्या किया है कि ये जो विश्व व्यवस्था है, विश्व की व्यवस्था है, इसको विश्व अर्थव्यवस्था की संज्ञा दी है। तो वालरस्टेन ने क्या कहा है, विश्व व्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था कहा है। और
जो स्टीन महोदय हैं, ये विश्व अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी या बाजारवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। ये कहते हैं कि ये पूंजीवादी व्यवस्था है, जो विश्व की अर्थव्यवस्था है, ये पूंजीवादी है या बाजारवादी है, ऐसा ये मानते हैं। तो जो पराश्रिता के सिद्धांत के प्रमुख विचारक वालरस्टेन को माना जाता है। ये अमेरिकी समाजशास्त्री हैं। और यदि हम बात करें कि जो पराश्रिता का सिद्धांत है, ये किसकी रचना के आधार पर इसको जो है प्रभावी स्वरूप मिला है, तो आंद्रे गुंडर फ्रैंक और शमीर अमीन, इनकी रचना के आधार पर इसको एक प्रभावी स्वरूप मिला है। तो ये डिफरेंस है थोड़ा-सा, उसको ध्यान रखेंगे कि इसको एक प्रभावी स्वरूप देने के लिए जो आंद्रे गुंडर फ्रैंक की रचना है, शमीर अमीन की रचना है, उसका काफ़ी रोल है। लेकिन अगर सबसे प्रभावी विचारक माने जाएँगे, तो वालरस्टेन माने जाएँगे। इन्होंने विश्व व्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था की संज्ञा दी है और विश्व अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी या बाजारवादी अवस्था कहा है। जो वालरस्टेन महोदय हैं, ये जो विश्व की अर्थव्यवस्था है, जो विश्व अर्थव्यवस्था के राज्य हैं, इन राज्यों को कितने 3 भागों में विभाजित कर दिया है। कोर राष्ट्र, इनको पूंजीवादी राष्ट्र भी कह सकते हैं, प्रथम दुनिया के देश भी कह सकते हैं। दूसरा क्या है? अर्धपरिध राष्ट्र, ठीक है, इनको समाजवादी भी कह सकते हैं और दूसरी दुनिया के लोग भी आप कह सकते हैं। ये परिधि राष्ट्र तीसरी दुनिया के राष्ट्र हो जाएँगे और ये अल्प विकसित हैं और इन सभी का संबंध क्या है? शोषणकारी है। यानी कि इन सबके संबंध कैसा है? शोषणकारी है। जो कोर राष्ट्र हैं, वो क्या करते हैं? ये कोर हो गया, ये परिधि हो गए और ये हो गए अर्धपरिधि। तो कोर राष्ट्र क्या करता है? परिधि, अर्धपरिधि और परिधि दोनों का शोषण करता है। जो अर्धपरिधि हैं, वो परिधि का शोषण करते हैं। तो परिधि दोनों के द्वारा शोषित किया जाता है। ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है? और वालरस्टीन क्या मानते हैं कि ये जो 3 प्रकार के देशों का इन्होंने विभाजन किया, इनके प्रकार बताए और ये इसमें बताते हैं कि सबसे बड़ा शोषक कोर राष्ट्र है। तो वालरस्टीन के द्वारा सबसे बड़ा शोषक कौन है? ये बिग है। सबसे बिग जो है शोषक कौन है? तो ये कोर राष्ट्र है। ऐसा वालरस्टीन की अकॉर्डिंग। हमें सब कुछ रिलेवेंस में पढ़ना होता है और सब कुछ अकॉर्डिंगली पढ़ना होता है। कौन क्या कह रहा है, किसके अकॉर्डिंग क्या कहा जा रहा है और उसी अकॉर्डिंग पूछा भी जाता है। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि वालरस्टीन ने सबसे बड़ा शोषक कोर राष्ट्र को माना है और इन्होंने जो अर्थव्यवस्था के राज्य हैं, उनको 3 भागों में विभाजित किया है, कोर राष्ट्र, अर्धपरिधि राष्ट्र और परिधि राष्ट्र, ठीक है? अब हम देखेंगे जो इनकी विशेषताएँ हैं, कोर राष्ट्र, कोर राष्ट्र की विशेषता, अर्धपरिधि राष्ट्र की विशेषताएँ और परिधि राष्ट्र की विशेषताएँ। तो हम इनकी विशेषताएँ देखेंगे और विशेषताएँ में सबसे पहले हम देखेंगे कोर राष्ट्र। कोर राष्ट्र की विशेषता हम सबसे पहले देखेंगे और हम उम्मीद करेंगे कि आप इसको नोट डाउन कर लेंगे क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और पॉइंट भी बनेंगे, ठीक है? तो इसका जो कोर राष्ट्र का है, तो पहला क्या हो जाएगा? इनकी जो विशेषताओं में पहली विशेषता हो जाएगी लोकतांत्रिक शासन, यानी कि यहाँ पर लोकतांत्रिक शासन पाया जाता है। दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा कि कल्याणकारी राज्य की संकल्पना यहाँ पर स्थापित रहती है, यानी कि जो इनका समाज होता है, यानी कि जो राज्य होता है, वो कल्याणकारी कार्यों को करता रहता है क्योंकि इनके पास रिसोर्सेज की कमी नहीं होती है, तो ये जन कल्याण के काम करते रहते हैं, जैसे कि मेडिकल फैसिलिटी, एजुकेशन, इन सब पे काफ़ी फ्री जो है लोगों को सुविधाएँ मुहैया कराई दी जाती हैं राज्य के द्वारा। तीसरा क्या है? ये अधिक से अधिक कच्चे माल के आयातक देश हैं, यानी कि क्योंकि ये क्या करते हैं, चीज़ों को बनाते हैं, तो कच्चे माल की इनको आवश्यकता होती है, तो ये कच्चे माल का आयातक देश होते हैं, यानी कच्चे माल का आयात करते हैं और उनके फिर उस कच्चे माल से चीज़ें बनाते हैं, तो और फिर इनको मार्केट में बेचते हैं, तो जहाँ से इनको मुनाफ़ा मिलता है। और कच्चे माल के आयात कहाँ से करते हैं? जो तीसरी दुनिया के देश हैं, परिधि देश हैं, यहाँ से सबसे ज़्यादा कच्चे माल का आयात ये करते हैं। तो ये कच्चे माल के आयातक देश हैं और ये अधिक से अधिक विनिर्मित वस्तु के निर्यातक हैं, यानी कि जब कच्चा माल मंगा लेते हैं तो उससे चीज़ें बनाते हैं और चीज़ें बनाकर बाज़ार में बेचते हैं। मतलब तो निर्यातक हैं, निर्यात करते हैं। इतनी सारी चीज़ें बन के उनके देश में खपत तो होगी नहीं और उनको मुनाफ़ा भी लेना है, तो क्या करते हैं कि ये बाहर देशों में उसका निर्यात करते हैं। ठीक है, 5वां पॉइंट है विभिन्न प्रकार की तकनीकों के जनक।
तो ये इनके पास सुविधाओं की कमी नहीं होती है। ये रिसर्चेज में, शोध में अपना बहुत पैसा और बहुत जो है ये मैन पावर, मनी पावर ये सारा कुछ लगाते हैं, जहाँ से ये बहुत सारी जो है तकनीकें होती, नई-नई तकनीकें तकनीकें इन्हीं के यहाँ सबसे पहले इज़ाद होती, फिर वो अन्य देशों में पहुँचती हैं धीरे-धीरे। तो विभिन्न प्रकार की तकनीकों के जनक होते हैं। 5वां पॉइंट हो जाएगा। छठा पॉइंट है, सब आप नोट डाउन करेंगे, ये आपको और भी कई चीज़ों में मदद करेगा, सिर्फ़ इसी कॉन्सेप्ट में नहीं। छठा है शक्तिशाली अर्थव्यवस्था के जनक, क्योंकि इनके पास इतने सारे रिसोर्सेस होते हैं, इनका व्यापार इतना मजबूत होता है और इनके पास तकनीकें इतनी अच्छी-अच्छी होती है, इसलिए इनकी कैसी अर्थव्यवस्था होती है? शक्तिशाली अर्थव्यवस्था होती है। 7वां पॉइंट क्या है? 7वां पॉइंट है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विश्व की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले रीति-नीति के निर्धारक होते हैं। तो जब इनके पास इतनी पावर होती है, तो ये क्या है, जो नीतियाँ होती, पॉलिसीज़ होती हैं, लॉज़ होते हैं, किसके जो इंटरनेशनल लॉज़ होते हैं, उन सभी के निर्धारक होते हैं, यानी कि इनका इन्फ्लुएंस होता है। जो भी कानून होते हैं अंतर्राष्ट्रीय, जो भी संस्थाएँ होती हैं और जो भी नीतियाँ बनती हैं, व्यापार से संबंधित शर्तें होती हैं, उन सब में क्या होता है, इनका इन्फ्लुएंस होता है और रीति-नीति क्या होता है, इनकी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जो है निर्धारित करते हैं, जिसमें इनका हित हो। तो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ये रीति-नीति निर्धारित करते हैं। ठीक है? चलिए, अब हम देखेंगे अर्धपरिस के जो देश हैं, इनके देख लेते हैं। जो अर्धपरित देश हैं, इनकी विशेषताएँ अब हम देख लेते हैं, कौन-कौन सी हैं। तो अर्धपरित की पहली विशेषता हम देखेंगे, क्या कह रहे हैं ये? अर्धपरित। इनकी पहली विशेषता है कि ये अधिनायकवादी सत्ता शासन के देश होते हैं। देखिए यहाँ पर लोकतांत्रिक था और यहाँ पर हो जाएगा अधिनायकवादी, ठीक है? ऊपर से कल्याणकारी और यहाँ पर क्या है, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना पूरी तरह थी। लेकिन ये क्या करेंगे, ऊपर से कल्याणकारी की प्रकृति, परंतु आंतरिक रूप से तानाशाही होते हैं। ऊपर से कल्याणकारी का दिखावा करते हैं या थोड़ा बहुत कर देंगे, प्रकृति वैसी दिखती है बट ये आंतरिक रूप से क्या होते हैं, तानाशाही होते हैं। फिर तीसरा क्या है, कच्चे पदार्थ और विनिर्मित वस्तु के आयात एवं निर्यात करने वाले देश होते हैं। तो ये कहाँ है, मीडियोकर होते हैं। कच्चे पदार्थ का और कच्चे पदार्थ का निर्यात भी करते हैं और विनिर्मित वस्तुएँ जो होती उनका भी निर्यात करते हैं और कच्चे पदार्थ जो इनके यहाँ नहीं होते उसका आयात भी करते हैं और जो विनिर्मित वस्तुएँ ये नहीं बना पाते उसका भी आयात करते हैं। तो ये कच्चे पदार्थ और विनिर्मित वस्तुएँ का जो बनी-बनाई चीज़ें होती हैं, प्रोडक्ट होते हैं, उनका आयात और निर्यात दोनों का करते हैं। आयात भी करते हैं, निर्यात भी करते हैं। ठीक है? चौथा पॉइंट क्या है? परिध राष्ट्र के शोषक देश। तो ये क्या है? जो ये तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये परिध राष्ट्र के शोषक देश होते हैं, यानी कि जो कोर है अर्धपरिध और परिध दोनों का शोषण करता है, लेकिन अर्धपरिध किसका शोषण करता है? तो ये परिधि राष्ट्र जो तीसरी दुनिया के देश होते हैं उनका शोषण करते हैं। अगला पॉइंट है, 5वां पॉइंट क्या है? कल्याणकारी सुविधाएं अल्प रूप से प्रदान करने वाले देश, क्योंकि इनके पास रिसोर्सेज उतने ज्यादा नहीं होते हैं, तो ये कल्याणकारी सुविधाएं क्या होते हैं, एक लिमिट में, अल्प रूप में, बहुत कम मात्रा में प्रदान कर पाते हैं, तो ये ऐसे देश होते हैं। ठीक है? अब हम देखेंगे परिधि देश। परिध देश यानी कि जो तीसरी दुनिया के देश हैं, उनकी विशेषताएं देखेंगे। तो इनकी पहली विशेषता क्या हो जाएगी? तो ये सबसे पहले तो गैर गैर लोकतांत्रिक शासन सत्ता वाले देश होते हैं। तो देख लीजिए, ये लोकतांत्रिक पूरी तरह से हैं, ये अधिनायकवादी हैं और ये गैर लोकतांत्रिक हैं। ठीक है? गैर लोकतांत्रिक हैं। ये सबसे बड़ा इनमें डिफरेंस है। कल्याणकारी राज्य का यहाँ पर पूरी तरह था, यहाँ पे कुछ बहुत था और यहाँ पे पूरी तरह से अभाव है, तो कल्याणकारी राज्य का बिल्कुल अभाव हो जाएगा। और कच्चे माल का, कच्चे माल के विस्तृत निर्यातक देश हैं, यानी कच्चे माल का ये निर्यात करते, जो भी इनके पास देश के पास रिसोर्सेज होते हैं उसको निर्यात कर करके ही अपनी ये क्या करते हैं कि जो इनकी अर्थव्यवस्था होती है उसको मेंटेन करते हैं और बनी बनाई चीजों को खरीदते हैं। तो कच्चे माल का ये निर्यातक देश, सबसे बड़े निर्यातक देश होते हैं और सबसे बड़े देश मतलब जो विनिर्मित वस्तुएं यानी बने बनाए प्रोडक्ट का जो आयात करते हैं, ये वो देश होते हैं। तो कच्चे माल को देश से बाहर भेजते हैं और बने बनाए माल को ये खरीदते हैं। फिर आगे देखेंगे, 5वां पॉइंट है इसका, विशेष रूप से तानाशाही एवं अराजक प्रवृत्ति वाले देश। तो ये कैसे होते हैं?
तानाशाही और अराजक प्रवृत्ति वाले देश होते हैं। और फिर छठा पॉइंट इसका क्या हो जाएगा कि कोर और अर्धपरित राष्ट्र द्वारा शोषित देश होते हैं। तो इनका शोषण दोनों करते हैं, ठीक है। ये भी इसका शोषण करता है और ये भी इसका शोषण करता है, तो ये दोनों के द्वारा शोषित होते हैं, ठीक है। दोनों के द्वारा शोषित राज्य होते हैं। तो ये कुछ थे मेन पॉइंट परासिता के सिद्धांत के, यानी कि जो डिपेंडेंसी थ्योरी है उसके कुछ मेन पॉइंट हैं जो कि यहाँ पे हमने देखे, डिस्कशन किया इन पर। अगला हमारा पॉइंट होगा संघर्ष एवं शांति। तो ये परासिता का पॉइंट जो है यहीं पर खत्म हो रहा है टॉपिक। अगला टॉपिक हमारा होगा संघर्ष एवं शांति। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और जो है यहाँ से भी काफी क्वेश्चंस आते हैं और ये बड़ा टॉपिक भी है। ये परासिता का सिद्धांत यहाँ से भी छोटा टॉपिक है बट यहाँ से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। देखो हर एक टॉपिक का बराबर वेटेज नहीं होता है, कुछ टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और कुछ जो है कम इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं वो मैं आपको बताती चलती हूँ। तो ये जो डिपेंडेंसी थ्योरी है ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये जो है ये भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। संघर्ष एवं शांति काफी बड़ा टॉपिक है और इसको हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगर ये क्लासेस आपके लिए जरा भी यूजफुल हैं तो इन क्लासेस को पॉलिटिकल साइंस के ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और लाइक भी करें। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें ताकि मेरी सारी वीडियोज आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।